Welcome to ST Brainwave, your trusted platform for exam-focused learning. Let's begin your smart learning journey right now. Article 1, Name and Territory of the Union. अब इसको समझते हैं। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें अलग अलग स्टेट्स मिलके भारत बनाते हैं। इसमें फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और बाउंड्रीज डिफाइन है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यूपी, पंजाब, दिल्ली सब इंडिया के हिस्से हैं। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इसको समझते हैं। पार्लियामेंट को पावर है नए स्टेट एडमिट करने की या नए स्टेट्स एस्टेब्लिश करने की, टर्म डिसाइड करने की। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तेलंगाना 2014 में नए स्टेट के रूप में बना। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसको समझते हैं। पार्लियामेंट नए स्टेट्स बनाने, पुराने स्टेट्स के बाउंड्रीज बदलने या नाम बदलने के लिए लॉ बना सकता है। एग्जाम्पल, बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड करना। आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3 to be on the same subject as the Constitution and to provide for the amendment of the फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स। अब इसको समझते हैं। जो भी लॉज आर्टिकल 2 या 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल्स में नेसेसरी चेंजेस करते हैं। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने पर कौन कौन सिटीजन माना जाएगा उस वक्त इंडिया के, जिनके पास परमानेंट डोमिसाइल था वो सिटीजन्स थे। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसको समझते हैं। पाकिस्तान से आए लोग जिन्हें सिटीजनशिप मिलेगी अंडर सर्टेन कंडीशंस। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब इसको समझते हैं। जो लोग पाकिस्तान गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन उनका सिटीजनशिप स्टेटस स्पेसिफाई करता है। 6 और 7 सिमिलर है, एक है आने वाले, एक है जाने वाले। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। इसको समझते हैं। इंडिया ओरिजिन लोग जो अब्रॉड रहते हैं उनकी सिटीजनशिप के जुगाड़। आर्टिकल 9, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। अब इसको समझते हैं। जो लोग अपनी खुद की मर्जी से किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं उनका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। आई होप ये 8 और 9 में फर्क पता लगा होगा। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसको समझते हैं। एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप राइट्स कंटिन्यू रहेंगे अंटिल लॉ चेंज नहीं होता। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसको समझते हैं। पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप के रूल्स बनाने की और मॉडिफाई करने की। आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का मीनिंग को डिफाइन करता है। इसमें सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले इंस्टीट्यूशन आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। अब इसको समझते हैं। जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं वो इनवैलिड हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको समझते हैं। सबको कानून के सामने बराबर का दर्जा मिलेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसको समझते हैं। किसी भी आदमी को रिलीजन, कास्ट या जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट करना मना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसको समझते हैं। सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको समझते हैं। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, ये क्राइम है। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसको समझते हैं। क्या है ये? गवर्नमेंट टाइटल्स और हॉनर्स को हटा दिया, लेकिन 2 जगह ये मिलते हैं। मिलिट्री एजुकेशन हॉनर्स अलाउड है, 2 जगह मिलिट्री और एजुकेशन, बाकी जगह कोई भी हॉनर्स या टाइटल्स नहीं लगा सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC। अब इसको समझते हैं। स्पीच फ्रीडम, असेंबली का हक है, मूवमेंट का हक सबको मिलता है, मगर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। मतलब ये नहीं है कुछ भी बोल देना, फ्रीडम है बट एक रिस्ट्रिक्शन में रह के। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस।
इसको समझते हैं इलीगल अरेस्ट या डबल पनिशमेंट से बचाव का अधिकार। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी को बिना कानून की प्रोसेस के अपनी लाइफ या लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसको समझते हैं अरेस्ट होने पर आपको राइट्स दिए गए हैं जैसे लिखित नोटिस, पीडी ट्रायल। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स, इसको समझते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती मजदूरी मना है, ये एक क्राइम है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी, इसको समझते हैं बच्चों को फैक्ट्री या हार्मफुल जगहों पर काम करना मना है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इसको समझते हैं हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने का हक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसको समझते हैं अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की आजादी। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसको समझते हैं एजुकेशन टैक्स या कोई टैक्स किसी धर्म के लिए देना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको समझते हैं कोई भी स्कूल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इसको समझते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपनी लैंग्वेज कल्चर बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको समझते हैं माइनॉरिटीज को अपने स्कूल्स और कॉलेज बनाने और चलाने का हक है। आर्टिकल 31 रिपील्ड आर्टिकल अर्लियर अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं पहले था प्रॉपर्टी का राइट जो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए पेटिशन कर सकते हैं, रीड्स पेटिशंस। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स इन आर्म्ड फोर्सेस ईटीसी, इसको समझते हैं पार्लियामेंट में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स में। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ये क्या कहता है मार्शल लॉ के टाइम कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 35 लेजिस्लेटिव टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसे समझते हैं पार्लियामेंट को पावर दी गई है जो लॉज बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को गुड इम्प्लीमेंट कर सके। अब है आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ओवरव्यू दे देता हूं मैं, अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर बना दूंगा। तब तक इसको समझते हैं आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स जिनका पर्पस गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में मदद करना है, फंडामेंटल राइट्स जितने स्ट्रिक्ट नहीं होते। That's it for today's quiz. If you like the video, do like it and share it with others. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, keep learning with ST Brainwave.